हेलो एवरीवन, आप सभी का जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आई एम अपूर्वा पुरोहित। आज के सेशन में हम यूपी एपीओ की एलिजिबिलिटी को इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं कि यूपी एपीओ के एग्जाम में अपीयर होने के लिए क्या क्या चीजें आपको मीट करनी पड़ेगी। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर हम लोग एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, अगर हम लोग बात करें कि अदर पैरामीटर्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम में अपीयर करने के लिए, तो इन चीजों के बारे में एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं कि यूपी एपीओ का एग्जाम काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप सरकारी वकील बनना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, या फिर अगर आप 3 ईयर रूल के अंडर भी कहीं ना कहीं फिट इन होना चाहते हो, क्योंकि जुडिशरी के लिए अब 3 साल का प्रैक्टिस नियम आ चुका है, यानी कि आपके पास 3 ईयर का प्रैक्टिस होना चाहिए एज एन एडवोकेट। अगर आप एपीओ या फिर एपीपी की तरह सर्व करते हो 3 साल के लिए, तो भी आपके प्रैक्टिस ईयर्स में काउंट करता है। तो आमतौर पर अगर हम लोग बात करें तो कंडक्टिंग बॉडीज की यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन है, यूपीपीएससी है। की स्टेजेस यहाँ पे जुडिशरी की तरह रहने वाला है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। इसके अलावा मोड ऑफ एग्जाम ऑफलाइन होगा, मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन होगा। अगर आपने अभी तक भी एनरोल नहीं किया है, अगर आपने अभी भी यूपीएपीओ के लिए फिल नहीं किया है फॉर्म को, तो आप यूपीपीएससी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, तो नेशनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप भारतीय होने चाहिए, या फिर आप मीट कर रहे हो कंडीशन ऑफ नेपाल, भूटान, तिब्बतियन रेफ्यूजी की, या इंडियन ओरिजिन माइग्रेंट आप रहे हो, तो आप इस एग्जाम में अपीयर करने के लिए योग्य बनते हैं। डोमिसाइल की बात करें तो अगर कोई भी आपको रिलैक्सेशन चाहिए, कोई भी आपको बेनिफिट चाहिए, तो आपका डोमिसाइल होना चाहिए यूपी का। अगर आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट चाहिए या किसी भी और तरीके से किसी भी प्रकार का रिलैक्सेशन, कोई भी स्पेशल कंसेशन वाला बेनिफिट चाहिए, तो अगर कोई भी पर्सन एससी एसटी या फिर ओबीसी है लेकिन दूसरे स्टेट में से बिलोंग करता है, तो उसे यहाँ पर रिजर्वेशन का बेनिफिट यूपी एपीओ के एग्जाम के लिए नहीं मिलने वाला है। इसी प्रकार से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो लॉ की डिग्री है आपके पास में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ये रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी क्या है, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा और बात करेंगे। एज लिमिट की बात करें तो 21 से लेकर 40 इयर्स। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पे बता रखा है, उसको हम चार्ट के माध्यम से आगे चलकर डिस्कस करेंगे। मैरिटल स्टेटस नॉट एलिजिबल, अगर मल्टीपल मैरिजेस है, किसी की भी एक से ज्यादा शादी कर रखी है, तो आप इस एग्जाम में अपीयर नहीं कर सकते हैं। फिटनेस यहाँ पे मेडिकली और साइकोलॉजिकली एक व्यक्ति का फिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को वापस से सब्सटेंशिएट करते हैं तो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी का मतलब हुआ यूजीसी के द्वारा रिकॉग्नाइज, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा आपकी यूनिवर्सिटी अगर रिकॉग्नाइज्ड है, उस सिचुएशन के अंदर ही अगर आपकी एलएलबी की डिग्री का कोई भी मान्यता होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इस एग्जाम के लिए एलएलबी की डिग्री है, पर यह डिग्री होनी चाहिए आपके पास में यूजीसी द्वारा और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अगर ये आपके पास में, तो उसके बाद में आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और चीज है, ओनली कैंडिडेट्स हैव कंप्लीटेड देयर लॉ डिग्री बिफोर लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन आर एलिजिबल। जो लास्ट डेट है आपका फॉर्म फिलिंग का, उससे पहले पहले आपके पास ये डिग्री आ चुकी हो। अगर आप अभी भी आपका रिजल्ट पेंडिंग है, अभी भी रिजल्ट नहीं आया, तो सिचुएशन के अंदर आप एग्जाम में अपीयर नहीं कर सकते हो। डेट ऑफ एप्लीकेशन से पहले पहले आपके पास रिजल्ट होना चाहिए, आपका एग्जाम क्रैक होना चाहिए, यानी कि एलएलबी की डिग्री बेसिकली आपके पास में होनी चाहिए हाथ में, क्योंकि पेंडिंग रिजल्ट है तो उससे पहले डिग्री हो ही नहीं सकती है। एज लिमिट हमने बात की 21 टू 40 इयर्स, तो ये कौन सी डेट तक, तो 21 इयर्स एज ऑन 1 जुलाई 2025, 40 इयर्स एज ऑन 1 जुलाई 2025। अगर इस तारीख तक आप 21 या फिर 40 साल तक हो, तब आप इस एग्जाम में अपीयर करने के लिए एलिजिबल रहते हो। रिलैक्सेशन की बात करें तो एससी एसटी और नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी की बात करें, यूपी के डोमिसाइल वाले, तो उनको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल रहा है, यानी कि मैक्सिमम एज यहाँ पे हो जाता है 45 इयर्स, यानी कि 45 इयर्स तक आप एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात करें तो प्लस 15 इयर्स का बेनिफिट मिल रहा है, यानी कि 55 इयर्स तक के व्यक्ति यहाँ पर एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को बिलोंग करते हो। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो सर्विस ईयर्स एडेड टू एज एज पर यूपी पीएससी रूल्स के हिसाब से जो भी है आपके सर्विस ईयर्स को ऐड कर दिया जाएगा। डिपेंडेंस ऑफ फ्रीडम फाइटर्स की बात करें तो 5 साल का एक्स्ट्रा बेनिफिट, यानी कि अगेन 45 इयर्स तक एग्जाम में अपीयर कर सकते हो। तो ये है एज रिलैक्सेशन स्पेशल कंसेशन, इस एज ग्रुप के बियॉन्ड कब कब अप्लाई हो सकते हो, तो इस सिचुएशन में। विमेन कैंडिडेट्स के लिए भी 5 साल का एक्स्ट्रा बेनिफिट है, और ये यूपी कैंडिडेट ये यूपी की महिलाएं होनी चाहिए, यानी कि यूपी डोमिसाइल होना चाहिए, तभी आपको 5 साल का एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पर मिल रहा है एग्जाम में अपीयर होने के लिए। इसके साथ साथ में यहाँ पर खास तौर पर यूपी एपी को एग्जाम में मैरिटल स्टेटस के बारे में बात की है। काफी सारे एग्जाम में इसके बारे में मेंशनिंग होती नहीं है, पर यहाँ पे मेंशन किया गया है कि किसी भी मेल कैंडिडेट के अगर एक से ज्यादा वाइफ है लिविंग, तो यहाँ पर वो एलिजिबल रहते नहीं है। कोई भी फीमेल कैंडिडेट जो कि मैरिड है किसी ऐसे आदमी के साथ जो कि ऑलरेडी जिसकी वाइफ है, वो भी एलिजिबल नहीं होंगी। इसी के साथ साथ में कहा गया है कि कुछ स्पेशल केसेस में गवर्नर के द्वारा अगर अलाउ किया गया, अगर गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश ने ग्रांट किया एग्जेम्पशन किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को, तो वहां पे एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं।
तो गवर्नर के द्वारा एक एग्जेम्पशन का लेटर होना चाहिए अगर आपके पास एक से ज्यादा वाइफ है या फिर आप एक महिला हैं जो कि ऑलरेडी मैरिड आदमी के साथ में इन्वॉल्व हैं या फिर रह रही हैं या शादी कर रही हैं। फिजिकल और मेडिकल फिटनेस की भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, मेंटल फिटनेस की भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। कैंडिडेट मस्ट बी इन गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। यूपीपीएससी में रिक्वायर कैंडिडेट टू सबमिट अ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बिफोर फाइनल अपॉइंटमेंट। पहला जब आपका फाइनल अपॉइंटमेंट हो रहा है तो आपसे बोला जा सकता है कि आप मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करवाइए या फिर कोई फिजिकल लेवल अपना फिटनेस प्रूव करने के लिए सर्टिफिकेट सबमिट करवाइए। Any condition that affects candidate's ability to perform duties as an APO may lead to disqualification। कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे लगता है कि आप अपनी ड्यूटीज का निर्वाह प्रॉपर्ली नहीं कर पाएंगे, चाहे अपनी मेंटल कैपेसिटी की वजह से या फिर फिजिकली अनफिट होने की वजह से, तो आपको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। तो फिजिकल और मेंटल फिटनेस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आप अपनी ड्यूटीज को प्रॉपर्ली निभा सको उसके लिए। ये सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन डेप्थ। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपी एपीओ के कैंडिडेट हैं और आपने फॉर्म फिल किया या फॉर्म फिल करने के लिए आप एलिजिबल हो और आप फॉर्म फिल करने वाले हो, तो आप यूपी एपीओ के हमारे बैच में एनरोल कर सकते हो। ये प्रीलिम्स के लेवल का बैच रहने वाला है और यहाँ पे आपको सभी जो प्रीलिम्स में सवाल पूछे जाते हैं उनकी तैयारी करवाई जाएगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, मॉक्स करवाए जाएंगे। इसके अलावा सभी चीजें A to Z भी पढ़ाई जाएंगी। चाहे हम लोग जीके की बात करें, चाहे हम लोग लॉ सब्जेक्ट्स की बात करें, हर चीज के ऊपर पकड़ रहने वाली है और प्राइस केवल 3499 रहने वाला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्स का लिंक दे रखा है, तो आप जाकर उस लिंक पे क्लिक करके कोर्स में एनरोल कर सकते हो। इट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। कोई भी आपका डाउट होता है तो आप कमेंट में लीव कर सकते हो या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हेल्पलाइन नंबर पे भी कहीं ना कहीं कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन।